आज मैं प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज बीएचएससी फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर के प्रीनेटल डेवलपमेंट टॉपिक पर आज आपको बताऊंगी। प्रीनेटल डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य है कि जन्म के पूर्व का जो समय है उसे हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है गर्भाधान या कॉन्सेप्शन। जब यदि कोई भी अंडाणु की कोशाभित्ति को भेदकर जब शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो एक जाइगोट निर्मित होता है, उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को हम गर्भाधान, फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन कहा जाता है। इस समय यह जो कॉन्सेप्शन की क्रिया है यह पूरी तरह से फिजियोलॉजिकल होती है या शारीरिक होती है। इस पर व्यक्ति के मन, विचार या चीज़ें जो वो सोच रहा है उसका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब सामान्यतः इसमें दो कोश आते हैं। एक आता है अंडाणु जो कि स्त्रियों के ओवम में पाया जाता है, और दूसरा आता है शुक्राणु जो कि पुरुषों की टेस्टिस में या जिसे वृषण कहते हैं उसमें उपस्थित होता है। गर्भाधान की प्रक्रिया में मुख्यतः जब कोई भी पुरुष के बहुत सारे असंख्य शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु किसी ओवम के अंदर की कोशाभित्ति को जब प्रवेश करता है तो गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और यहीं पर जो जाइगोट निर्मित होता है इससे एक नव जीवन का प्रारंभ होता है। ये नवजीवन का जो प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होकर के पूरी जो गर्भावस्था है वो 280 दिन या 9 माह की होती है, और 9 माह के बाद एक स्वस्थ शिशु जो है वो जन्म लेता है। तो इस तरह से गर्भावस्था जो है वो 9 माह और 280 दिनों की होती है। गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रारंभिक 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था डिम्ब अवस्था या इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ओवम। पीरियड ऑफ ओवम के अंतर्गत यह 2 सप्ताह की होती है। इस 2 सप्ताह की अवस्था में पीरियड ऑफ ओवम या 2 सप्ताह की अवस्था में जो निषेचित डिम्ब है वह विकसित होता है, और विकसित होने के कारण यह पहले फैलोपियन ट्यूब में होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब से निकल करके गर्भाशय में आता है। और गर्भाशय में आने के बाद इसके आने के पहले ही गर्भाशय इसे अपने में स्थापित करने के लिए पूर्णतः तैयार होता है, और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से जाइगोट यहाँ पहुँचता है या निषेचित डिम्ब यहाँ पहुँचता है, वैसे ही वो गर्भाशय में स्थित हो जाता है, और उसके साथ ही गर्भाधान की जो प्रक्रिया या उर्वरीकरण या उससे कॉन्सेप्शन या फर्टिलाइजेशन ये प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरी अवस्था आती है पिंड अवस्था, या जिसको पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। पीरियड ऑफ ओवम यह दूसरे सप्ताह के अंत से लेकर के 6 सप्ताह की होती है, अर्थात 2 माह तक की होती है। इस अवस्था में जो कोशिकाएं, क्योंकि जैसे ही जाइगोट बनता है उसके बाद उसकी विभिन्न कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन या विभाजन होना शुरू हो जाता है, और विभाजन होते होते 2 सप्ताह के बाद ये एक जो कोशिकाएं हैं वो एक गुच्छे के रूप में या एक पिंड के रूप में तैयार होती हैं, जिसको कि हम एम्ब्रियो कहते हैं। और ये पिंड का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ ये संयोजी ऊतकों के द्वारा से जुड़ा हुआ जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, सभी सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और साथ ही साथ ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा से या गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें साथ ही साथ प्लेसेंटा से एम्ब्रिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। अब ये इसके अलावा जब 2 सप्ताह पूर्ण होते होते इसके विभिन्न अंगों का धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है, पर ये स्पष्ट नहीं होते। पर जो पूरा एम्ब्रियो है इसको हम 3 परतों में या 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। इसमें पहली जो बाहरी स्तर होता है या बाहरी जो आवरण होता है, परत होती है, उस बाहरी परत के द्वारा त्वचा, नाखून, बाल, इस सब का बालक का निर्माण होता है। मध्य जो स्तर है उसके द्वारा मांसपेशियां, भीतरी परत, अस्थियों का ढांचा, इसका निर्माण होता है। और आंतरिक परत जो पाई जाती है उस आंतरिक परत के द्वारा हृदय,
फेफड़े, आमाशय या जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, इन सब आंतरिक अंगों का विकास होता है। साथ ही साथ तीसरे सप्ताह के अंत तक हृदय का विकास, प्रारंभिक विकास हो जाता है। मतलब अपन इनिशियल स्टेज में हम कह सकते हैं कि हृदय का विकास हो जाता है। और साथ ही साथ हृदय की जो धड़कन की क्रिया है वह भी इस सप्ताह के अंत में आकर, तीसरे सप्ताह में आकर के अंत तक शुरू हो जाती है। तीसरी अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फीटस या भ्रूण अवस्था। अब यह भ्रूण अवस्था जो है वो तीसरे माह से शुरू होकर के जब तक बालक का जन्म नहीं होता है तब तक की पाई जाती है, के समय की पाई जाती है। अब हम कई लोग ये कहते हैं कि भ्रूण और एम्ब्रियो दोनों सेम है, परंतु भ्रूण और एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो अपरिपक्व होता है, जबकि भ्रूण जो है वो आगे जाकर पूर्णतः परिपक्व बन जाता है या फीटस के रूप में, डेवलप्ड फीटस के रूप में फॉर्म होता है या क्रियाएं करता है। अब इसी तीसरे सप्ताह से लेकर लगातार 9वें माह के अंत पहुंचते तक बालक का लगातार विकास होता जाता है। इसकी विकास की गति बढ़ती जाती है। इसका आकार जो है वो अलग अलग समय में, जैसे 16 सप्ताह के अंत में भ्रूण की गति का, माता जो है वो 16 सप्ताह पूरे होने पर भ्रूण की जो भी गति उसके शरीर के अंदर हो रही है गर्भाशय में, उसको वो अनुभव कर सकती है। और इस समय तक भ्रूण की जो लंबाई है वो 4.5 इंच के आसपास पहुँच जाती है। साथ ही साथ बालक जो है, मतलब गर्भस्थ भ्रूण जो है या फीटस जो है वो शरीर की या मनुष्य की आकृति को ग्रहण कर लेता है। साथ ही ग्रहण कर लेता है। 24वें सप्ताह में आकर के बालक की आंखें पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। धीरे धीरे बालक जो है वो विकास की ओर या पहुंच जाता है। अधिकतर यदि 7वें माह तक पहुंचते तक बालक का काफ़ी कुछ विकास जो है वो हो जाता है, पर बालक पूर्ण परिपक्व शिशु जरूर बन जाता है। यदि इस समय में बालक का जन्म होता है तो बालक का जन्म होने पर बालक जीवित रह सकता है, पर इसके लिए हमें इंक्यूबेटर में या उसे विशेष ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। उसका कारण ये है क्योंकि उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ, मतलब विकास तो हो गया है, सारे अंग भी बन चुके हैं, पर वो इतने पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है कि उनको सरवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए और जब बच्चा जो है या बालक का जो विकास है वो जल्दी सीधे से नहीं हो पाता। इसके अलावा इसमें साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब बालक जो है वो 8वें महीने में पहुंच जाता है तो 8वें महीने में बालक के पेट के, माता के गर्भ में वह चीखना या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना शुरू कर देता है। और इन सारी क्रियाओं को माँ जो है वो आसानी से अनुभव कर सकती है, देख सकती है, और मतलब अनुभव कर सकती है और समझ सकती है। साथ ही साथ यदि पास में कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है या वो है, यदि उसको स्पर्श करता है तो वो भी उस चीज़ को अनुभव कर सकता है। इस समय तक बालक का पूर्ण वजन जो है वो बढ़ जाता है। जन्म के समय अंतिम सप्ताह में आने पर बालक का वजन जो है वो 3.2 किलोग्राम या 7 पाउंड के आसपास हो जाती है और इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसे ही बालक 9वें माह के अंतिम सप्ताह में या अंतिम उसमें पहुंचता है तो आने के बाद वह बाहर जाने के लिए, मतलब माता के गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। और तैयार होने की स्थिति में वह माता के जो है उसका जो सिर है वो पेल्विस में आकर के फिक्स हो जाता है। और इसके बाद बालक जो है उसकी गति जो है वो बंद हो जाती है, या गति मतलब जो मूवमेंट वो कर रहा था, गतियाँ कर रहा था, वो गतियाँ करना बंद कर देता है और बालक स्थापित हो जाता है। और यह उसके लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति होती है। प्रसव के लिए भी यह सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति होती है। और इसके बाद बालक किसी भी समय 9 माह पूर्ण होने के बाद किसी भी समय बालक जो है वो माता के गर्भ से वापस बाहर आता है। इसके साथ ही इसकी जो प्रीनेटल अवस्था है वो पूर्ण होती है। अब जब बालक माता के गर्भ में था या प्रीनेटल अवस्था या जिसको अपन गर्भावस्था भी कहते हैं, इस समय में बालक को बहुत सारे फैक्टर्स जो है या चीज़ें, तत्व जो है वो बालक को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है माता का आहार। माता गर्भावस्था के समय में जिस प्रकार का आहार ले रही है, जो उसका खान पान है, उसके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके जब माता के गर्भ में है तो उसकी बहुत सारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो माता को उन बढ़ी हुई पोषक मूल्यों को या पोषक तत्वों को मिलना आवश्यक है। यदि वो पूर्ण आहार लेती है तो बालक गर्भस्थ शिशु जो है वो ज़्यादा अच्छा विकसित जन्म लेगा। दूसरा आता है माता का स्वास्थ्य। यदि माता जो है गर्भ के समय माता को किसी प्रकार की बीमारी या कोई तकलीफ नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी और स्वस्थ है, तो भी बालक जो गर्भस्थ शिशु है वो सही
उचित जन्म लेगा। यदि मान लीजिए कई बार माता को कोई बीमारी है या किसी भी प्रकार की बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, यदि वैसी कोई स्थिति है तो बालक के जो बीमारियों के कारण सिफिलिस या अन्य लिंग रोग हो सकते हैं या और भी डायबिटीज़ या किसी भी प्रकार की हाइपरटेंशन वगैरह, तो उससे बालक के ऊपर उसका सही प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा आता है माता को दी जाने वाली दवाइयाँ। सामान्यतः देखा गया है कि गर्भावस्था के समय माता को किसी भी प्रकार की जो तेज मेडिसिन्स हैं वो नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, मल्टीविटामिन्स या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो दी जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि दवाइयाँ देते हैं तो उसका बालक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा चौथा आता है यदि धूम्रपान, नशीले पदार्थ, यदि माता के द्वारा धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो वो भी बालक के लिए नुकसानदायक या हार्मफुल होता है। तीसरा RH फैक्टर, अधिकतर ये RH फैक्टर जो है वो अधिकतर यदि पॉजिटिव है तो ठीक है, पर यदि RH फैक्टर नेगेटिव होता है, माता का नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो बच्चे के गर्भ के समय या उसके बालक के जन्म लेने के बाद उस पर बालक का पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवश्यक है। साथ ही साथ एक्सरे, अगला पॉइंट है एक्सरे या रेडियम। यदि बालक माता का गर्भावस्था के समय में एक्सरे किया जाता है या कोई CT स्कैन या इस प्रकार की जो रेडियस वाली किरणें हैं यदि माता के गर्भ पर बालक पर पड़ती हैं तो वो भी बालक के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ माता के संवेग, यदि माता गर्भावस्था के समय में बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, इसलिए ये कहा जाता है कि माता को गर्भावस्था के समय में एकदम शांत प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, जिससे कि बालक पर उसका सही प्रभाव पड़े। आखिरी अंतिम है माता की आयु। माँ जो है, माया की आयु का भी बालक के विकास पर या गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। यदि माता जो है 18 वर्ष से अधिक या सामान्यतः यदि हम आज के समय में देखें तो 25 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु के बीच में यदि माता गर्भवती होती है और वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा समझदार। उसका कारण ये है कि यदि कम उम्र में होता है तो क्योंकि माता जो है वो बच्चे को जन्म देने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होती, और जब वो पूर्णतः तैयार नहीं है तो भी उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसलिए और यदि बहुत ज़्यादा 35, कई बार आज के समय में हम ये वर्तमान समय में देखा जाता है कि माताएं जो है वो 35 की उम्र हो गई या 35 की उम्र के बाद भी बच्चों को गर्भवती होती हैं, तो उसका भी बालक, माता पर भी और बच्चे पर भी, बच्चा स्वस्थ हो सकता है पर क्योंकि उनका प्रसव होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं या कई बार कई प्रकार की बीमारियां या तकलीफ हो सकती है, इसलिए सबसे सही समय जो है वो 25 से 30 वर्ष की आयु जो है वो माता के गर्भवती होने की सबसे सही है, जिससे कि बालक, एक स्वस्थ बालक को वो जन्म दे सके। इसके साथ ही ये समाप्त होता है। धन्यवाद।